सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हम कृतिका भाग 2 में अध्याय 2 मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ रहे थे और हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। कल 23 अप्रैल को लॉकडाउन पुनः लग गया और आपकी कक्षाएं बंद कर दी गई। अभी हमने गूगल मीट पे क्लास ली थी पर वो सफल नहीं हो पाई, इसलिए हम इस पाठ को YouTube के माध्यम से पढ़ेंगे। हमने ऑफलाइन कक्षा में आधा पाठ पढ़ लिया था, लेकिन एक बार YouTube पे पुनः इसकी शुरुआत करेंगे। तो मेरे संग की औरतें हैं, यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। परंपरागत तरीके से, जो परंपराओं का पालन करती है, उससे लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि इस पाठ में लेखक की बहनें, माँ, दादी, परदादी, नानी आदि इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में लेखिका ने अपने संपर्क में आई घर की औरतों के बारे में बताया है। और ये औरतें कौन कौन हैं? ये औरतें लेखिका की बहनें, माँ, दादी, परदादी, नानी आदि हैं। इनके स्वभाव एवं व्यक्तित्व पर सरल भाषा में इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। अब लेखिका है वो अपनी नानी के बारे में वर्णन कर रही है, तो चलिए देखते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका की एक नानी थी लेकिन उन्हें देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी? उनकी माँ की शादी से पहले ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी, यानी आपस में वो कहानियाँ कहती थी। नानी अपने दोहित्रों को कहानी सुनाती है। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म यानी अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी यानी पर्दा करने वाली स्त्री औरत थी। लेखिका की नानी की यहाँ विशेषताएं बताई गई है। क्या क्या थी वो? एक तो पारंपरिक थी, अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री यानी कानून की पढ़ाई करने कहाँ चले गए थे? विदेश चले गए थे। विलायत विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपने किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। यानी जब लेखिका के नाना हैं वो विदेश से लौट कर आए तो नानी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके नाना हैं वो विलायती ढंग से रहते थे, वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से रहते थे। तो उसकी ज़िंदगी पर, नानी की ज़िंदगी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। क्या उठी? मुँहजोर यानी बहुत बोलने वाली हो उठी। पहले वो क्या करती थी? कम बोलती थी। नाना ने उन्हें कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नाना से उन्होंने कहा, क्या कहा? नाना से कहा कि वे उनके दोस्त हैं प्यारेलाल शर्मा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, उनसे मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि वो कम बोलती थी, किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी, पारंपरिक औरत थी, पर्दा करने वाली थी। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद के अपने मर्द से मुँह खोलकर बात नहीं की,
आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब देखिए, यानी जो औरत घर में रहकर परंपराओं का पालन करती है, पर्दा करती है, वो पराये मर्द से तो क्या खुद के मर्द से इतनी बात नहीं करती, तो अब जब वो जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो अपने पति से क्या कहा उन्होंने कि वो प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो सब दंग रह गए। क्यों? क्योंकि वो क्या कहना चाहती है। तो उनके पति ने भी, यानी लेखिका के नाना ने भी समय बर्बाद नहीं किया और प्यारे लाल शर्मा को लाकर उनके सामने उपस्थित कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। हैरतअंगेज यानी आश्चर्यचकित करने वाला। उन्होंने कहा, किसने? नानी ने, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर यानी दूल्हा आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार यानी आज्ञाकारी से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। लेखिका की नानी क्या कहती है कि आप अपनी तरह का आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उससे शादी करवा दीजिएगा। यानी नानी को अपनी बेटी के दूल्हे के लिए कोई अफसर नहीं चाहिए था, बल्कि आज़ादी का सिपाही चाहिए था। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी लेखिका की नानी है वो आज़ाद ख्यालों वाली थी और अपनी ज़िंदगी से वो आज़ादी से बेखबर थी, लेकिन उसके मन में देश के प्रति इतना देश प्रेम होगा किसी ने नहीं सोचा था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। किससे हुई? पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया। यानी कलेक्टर के उसमें इम्तिहान में परीक्षा में बैठने से रोक दिया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक न था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। यानी वो बहुत नाजुक शरीर वाली थी। रात रात भर जागकर वे उससे पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पूंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की। यानी लेखिका की माँ की शादी किससे हुई? स्वतंत्रता सेनानी से हुई और उनके पति यानी लेखिका के पिता को आईसीएस की परीक्षा देने से रोक दिया था अंग्रेज सरकार ने। और उनकी जेब में क्या पुश्तैनी पैसा धेला भी नहीं था। लेखिका की माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में क्या जीना पड़ा? सादा जीवन, और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थी। वजह यानी कारण। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका के नाना कैसे थे? जात में तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में क्या थे? अंग्रेज़ों जैसे थे। मज़े की बात यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे,
दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी। नाने की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म यानी रहस्य को। दूसरी वजह माँ अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करने की कोई सोच नहीं सकता था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई बात नहीं सोच सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लीक की तरह निभाई भी जाती थी। यानी इस चैप्टर में, इस गद्यांश में लेखिका की माँ के बारे में वर्णन किया गया है कि लेखिका की माँ की शादी एक आज़ादी के सिपाही से हुई थी, क्योंकि उसकी नानी की क्या थी, ऐसी ख्वाहिश थी और नाना ने उसे पूरी की थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था। क्या सुना था? हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद थे। मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्जात पिताजी भी, यानी मर्द लोग भी और पिताजी भी। इस पाठ में लेखिका की माँ है वो बच्चों की परवरिश नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी? इस परवरिश के मामले में माँ के सिवा, यानी लेखिका की माँ उनकी परवरिश नहीं करती थी। बाकी सब लोग क्या करते थे? बच्चों की परवरिश करने में मुस्तैद रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। यानी इसका मतलब अब ये भी नहीं लगाया जा सकता कि वो बच्चों की परवरिश नहीं करती थी तो उनकी माँ का आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वो उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। यानी वो आज़ादी के जुनून को कैसे निभाती थी? दूसरों के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ क्या होती है? बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों से प्रेम करती है। जबकि लेखिका की माँ बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव भी नहीं रखती थी और उनकी परवरिश भी नहीं करती थी। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। देखिए, लेखिका की माँ यानी मर्दुला घर की माँ ने बच्चों से न ज़्यादा लाड किया और न उनके लिए खाना पकाया, और न लेखिका और उसकी तीनों बहनों को क्या किया? अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते, यानी एक तो कारण यह था कि उसकी माँ बीमार थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। कौन? लेखिका की माँ। पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अरुचि भी थी कि वो बच्चों की परवरिश में कम रुचि रखती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। किनका? लेखिका की माँ का। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। यानी लेखिका की माँ का समय सबसे ज़्यादा किस में बीतता था? पुस्तकें पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, और बाकी साहित्य चर्चा में। और ये काम कैसे करती थी? बिस्तर पर लेटे लेटे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादियाँ, उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। देखिए, लेखिका की माँ है वो कोई भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेते थे, उससे चिढ़ते नहीं थे कि भाई ये काम घर का क्यों नहीं संभाल रही। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। देखिए, घर के सभी सदस्य है ना, उनका सम्मान करते थे, जबकि वो कोई क्या पत्नी, माँ और बहू के प्रचारित कर्तव्य का पालन भी नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ क्या है? एक तो झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी किसी की गुप्त बात थी तो वो दूसरों को नहीं बताती थी।
पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला। पहले के कारण कौन? वे झूठ नहीं बोलते थे। और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दूसरा क्या कारण था? कि वो एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। तो लेखिका माँ का कर्तव्य पूरा नहीं करती थी, तो माँ का कर्तव्य कौन पूरा करता था? लेखिका के पिता। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में वह 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गई। यानी लेखक की 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। वो क्या किया? उनकी रहने की स्वतंत्रता के कारण उन्होंने इस निजत्व का फायदा उठाया और वो क्या बन गई? लेखक बन गए, लेखन के हवाले हो गए। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पाठ को हम 2-3 भागों में पढ़ेंगे, पाठ बड़ा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली कक्षा में हम मिलते हैं। नमस्कार।